अगर आप एक नीट और जेईई के स्टूडेंट हैं तो यकीन मानिए कि दिस वीडियो इज फॉर यू, बिकॉज आज के हमारे जो गेस्ट हैं, ये गलत नहीं होगा अगर मैं कहूँ कि ही इज अ द्रोणाचार्य, जिन्होंने बिलासपुर शहर को ना जाने इस फील्ड में कितने ही अर्जुन दिए, बिकॉज ही इज नन अदर देन द डायरेक्टर ऑफ आचार्य इंस्टीट्यूट, संदीप द्विवेदी सर। सर, आपसे वैसे तो ढेर सारी बातें मुझे करनी है रिगार्डिंग आपकी पर्सनल लाइफ, रिगार्डिंग आचार्य इंस्टीट्यूट, पर सबसे पहले हम मूव ऑन करते हैं, एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं और मैं जानना चाहूँगा आपकी लाइफ के बारे में, आपके बचपन से कि आप मैंने सुना है कि आप एक गांव से बिलोंग करते हैं और आप प्रेफर भी करते हैं शहर से ज़्यादा गांव के स्टूडेंट्स को, तो मुझे ये जानना है कि ऐसा क्या कनेक्शन था आपके बीच और आपके गांव के बीच कि आप इतना ज़्यादा कनेक्टेड हैं अपने गांव से? देखिए, वैसे प्रेफरेंस की बात नहीं है, स्टूडेंट तो सब इक्वली होते हैं, लेकिन गांव से मैं प्रॉपर, जैसे मैं अपने बारे में बताऊँ तो मैं प्रॉपर तो है प्रयागराज से हूँ और प्रयागराज से भी एक गांव से हूँ, सोराव एक जगह है, वहाँ से हूँ। और मेरी स्टडी जब हुई थी तो पूरी गांव में ही हुई है, उसी साइड में हुई है, तो कल्चर भी वैसा ही रहा है, पढ़ने रहने के तरीके भी वैसे ही रहे हैं। मैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट भी रहा हूँ, तो एक कनेक्टिविटी उस गांव के स्टूडेंट से भी रहती है जो हिंदी मीडियम से हैं, तो उनकी फीलिंग्स को बहुत इजी तरीके से मैं समझ सकता हूँ कि उनको कहाँ कहाँ क्या क्या प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, बैरियर्स किस टाइप, लैंग्वेज बैरियर भी एक इस प्रिपरेशन में एक बहुत बड़ा जो है फैक्टर रहता है, तो उसमें कितने चेंजेस कर सकते हैं या कितना उनको मोटिवेट कर सकते हैं, कहाँ साथ दे सकते हैं, इसलिए एक कनेक्टिविटी रहती है मेरी कि हर टाइप के जो बच्चे हैं, तो उसके साथ साथ ये जो गाँव के बच्चे हैं या जो थोड़ा हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, उनके साथ भी एक ऐसा कनेक्शन बना कर रखें जिससे उनको एक कह सकते हैं कि कॉन्फिडेंस फील हो कि हाँ, हमारे हर प्रॉब्लम को सुनने के लिए कोई ना कोई एक ऐसा पर्सन है जिससे हमको सॉल्यूशंस मिल सकते हैं, तो ये रहता है। अब जैसे हम गांव से जब पढ़ाई हमने करे थे तो 9th 10th जैसे सबका जाता वैसे हमारा भी गया अलग तरीके। मैं पढ़ने का भी ऐसा नहीं था कि कोई एक एम था, और मेरे घर में भी मेरे से पहले इतने मतलब हायर एजुकेशन पे कोई नहीं था या कोई डॉक्टर इंजीनियर हो या किसी एल्स। मेरे ग्रैंडफादर थे जो कि आर्मी ऑफिसर थे, वो हमेशा मेरे को गाइड करते थे पढ़ाने के लिए कि जो है कि कैसे पढ़ना है, क्या कौन सी क्लास में क्या कैसा, कौन से स्कूल से, तो ये सारी चीज़ें मेरे ग्रैंडफादर ही ज़्यादातर मतलब देखते थे। मैं 8th तक एकदम नॉर्मल स्टूडेंट जैसे एक रहते हैं, एवरेज स्टूडेंट भी रहा हूँ, और मैं पहले नॉर्मली हमेशा भी एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ। लेकिन जब वहाँ से 9th में आई थिंक मैं जब था, तो मेरे ग्रैंडफादर से बात हुई बहुत बार, तो उन्होंने बताया, उस समय आई थिंक 8th या 9th में था, मुझे थोड़ा ईयर याद नहीं है प्रॉपर, लेकिन उस समय मेरे प्रयागराज से एक बच्चा था, कोई पीयूष श्रीवास्तव आई थिंक यही नाम था, उसने IIT में टॉप किया था, तो उस समय उसको न्यूज़पेपर में फोटोज़ वगैरह बहुत आती थी, तो वो उस समय मेरे ग्रैंडफादर ने मुझसे से पूछा था कि ये क्या किया है क्या, तो मैं भी जितना जानता था उतना बताया, फिर उन्होंने बताया, तो बोले तुमको करना चाहिए ये सब। तो एक छोटे से गांव में ऐसे ड्रीम दिखाना वो हो जाता है कि बोल दिए, लेकिन पॉसिबल नहीं होता है कि हम वहाँ से, क्योंकि वहाँ कोई ऐसी इंस्टीट्यूट है, ऐसी कोई चीज़ें तो थी नहीं जो है। तो मैंने भी ऐसे देखने दिखावा के लिए होता है ना कि बच्चे मैं भी IIT करूँगा वाला एक कंडीशन हो गया था। लेकिन 8th 9th 10th तक तो मैं नॉर्मल तरीके से एकदम स्कूल में पढ़ता था। आफ्टर 10th जो है मेरे परसेंटेज बहुत कम रहे हैं एक्चुअली 10th में, तो मैं क्रिकेट बहुत खेलता था, तो दिन रात घूमना डाला है, पढ़ने में ठीक था, लेकिन मेरी हैंड राइटिंग वगैरह उतनी अच्छी नहीं थी, प्रेजेंटेशन मेरा अच्छा नहीं था, तो स्कोर जो बोर्ड्स में होने चाहिए वो नहीं थे। तो मेरे ग्रैंडफादर फर्स्ट टाइम ऐसा था जब मेरे को बहुत डांटे थे, एक तरह से समझ लो कि पहली बार हाथ उठाए थे, तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक अलग मोमेंट था। और वहाँ से फिर मैं थोड़ा सोचा कि मैं अब पढ़ाई करूँगा, फिर मैंने इंस्टीट्यूट तो ज्वाइन कर, मैंने कोचिंग ऐसे ही ज्वाइन कर रखा था, ट्यूशन क्लासेस, तो मैं वहीं पढ़ता था, तो 11th 12th में मैंने वहीं से किया। और जब मैं 12th में थोड़ा सा मैंने प्रिपरेशन के लिए थोड़ा IIT के लिए अलग से कोचिंग ज्वाइन की थी, लेकिन फर्स्ट टाइम में नहीं हुआ था उतना अच्छा, फिर मैंने 1 साल ड्रॉप लिया। ड्रॉप लेने के बाद फिर जब IIT दिया तो IIT एडवांस तो नहीं निकला उतना अच्छा से, मेंस के थ्रू मैंने कॉलेज लिया, फिर बीटेक किया, तो बीटेक के लिए मैंने फिर जब मैकेनिकल इंजीनियरिंग से किया। स्ट्रगल हमेशा रहा, क्योंकि मिडिल क्लास भी कहना नहीं सही था, मैं बिलो मिडिल क्लास हूँ। मेरे ग्रैंडफादर एक आर्मी ऑफिसर थे, फिर रिटायर हो गए थे जब मैं 12th में था, तो स्ट्रगल तो हमेशा रहा है लाइफ में, और फाइनेंशियल स्ट्रगल भी बोल सकते हैं उसको। मेरे पापा जो है एक प्राइवेट ड्राइवर थे, मतलब जो जैसे टैक्सी वगैरह चलाते थे, तो वैसा ही था। तो उस कंडीशन में पढ़ाई करना, उस लेवल पे जाना तो थोड़ा से इम्पॉसिबल था। लेकिन अब हम गवर्नमेंट कॉलेज में थे, इसलिए फीस वगैरह कम लगती थी, तो मैनेज हो जाता था। मेरे लिए जो
सबसे ज़्यादा जो कठिनाई भरा समय रहा वो रहा है कि जब मैं सेकेंड ईयर में था तो मेरे ग्रैंडफादर की डेथ हो गई थी हार्ट अटैक की वजह से। तो वहाँ से लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए थे, मतलब काइंड ऑफ इतने चेंजेस की मतलब मैं बता ही नहीं सकता उस वे में, लेकिन पैसे से रिलेटेड तो बहुत ज़्यादा चेंजेस थे। मतलब उतने नहीं थे अपने पास कि हम प्रॉपर एक स्टडी के लिए जितने एक पैसे होने चाहिए उतने भी नहीं थे, क्योंकि घर से भी कोई ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलता था। पापा थे घर में भी, मेरी जॉइंट फैमिली थी, पापा चाचा और मेरी बहन मेरे भाई बहुत सारे। तो उस लाइफ से मैंने बहुत कुछ सीखा कि पैसे की भी अपनी एक अहमियत होती है और समय पे पैसे मिलना की भी बहुत अहमियत होती है। क्योंकि मैं उस समय कुछ रिलेटिव्स थे जिन्होंने हेल्प भी किया, कुछ ऐसे भी थे जो लोगों ने नहीं किया भी होगा, अलग अलग कंडीशंस रही हैं। फिर जब बीटेक में रहा तो बीटेक में मैं हमेशा, मेरे ग्रैंडफादर का लास्ट स्टेटमेंट जो था, मेरी जो लास्ट कन्वर्सेशन थी वो यही थी कि जो है आगे क्या करना है आफ्टर बीटेक। तो मैं बोला मैं जॉब करूंगा, तो बोले नहीं तुम जॉब मत करो, तुम यूपीएससी की तैयारी करो। तो उनके ड्रीम्स हमेशा बढ़ते जा रहे थे मेरे प्रति भी, और मैं एक्चुअली उन्हीं का ड्रीम हूँ, जो मैं आज हूँ एक्चुअली उन्हीं का सब कुछ है। उन्होंने जैसा मुझे बनाया, जैसा उन्होंने सोचा था, मैं ट्राई किया वैसे बनने का। तो मैं बोला हाँ यूपीएससी की तैयारी करूंगा, सोचा भी कि करूंगा, क्योंकि अब हमारे वैसे भी यूपी वगैरह में तो कल्चर भी है वैसा कि हाँ यूपीएससी की देना ही देना है। तो सोचा, लेकिन जब वो उनकी डेथ हुई तो उसके बाद सपोर्ट सा ऐसा छिन गया था। तो फिर ये हो गया कि अब घर संभालने के लिए भी जॉब जरूरी है। तो मैं फिर 2 साल पूरा जॉब पे ही फोकस किया कि जॉब के लिए गेट का एग्ज़ाम दूंगा। फिर कहीं ना कहीं प्लेसमेंट भी हुआ, वहाँ भी बीटेक के बाद जाने का सोचा कि जाऊँगा। लेकिन अंदर से मैं उसी समय से पढ़ाना शुरू कर दिया था, ट्यूशन पढ़ाता था, लेकिन अंदर से पता नहीं कि एक अलग ही पैशन निकल के आया कि मुझे टीचिंग बहुत अच्छी लगने लगी थी। तो फिर मैं वो सब जॉब छोड़कर मैं टीचिंग में ही चला गया, और फिर मैं कोटा में कुछ दिन तक पढ़ाया। फिर उसके बाद किसी वजह से मैं बिलासपुर आया, और मेरा एक फ्रेंड है जिन्होंने मुझे सजेस्ट किया था एक कोचिंग की तुम यहाँ पढ़ाओ, और वो मेरा मतलब हम लोग क्लासमेट रहे हैं बीटेक के टाइम पे, और उसकी भी अपनी एक इंस्टीट्यूट है। तो उन लोगों ने तो उनका तो मेरी लाइफ में बहुत सपोर्ट रहा है उन लोगों का। तो उसके बाद फिर हम पढ़ाना शुरू किए, फिर अच्छा करते रहे, फ्रेंड्स भी थे तो कनेक्टिविटी भी थी, तो और ज़्यादा ग्रोथ करना लगा लाइफ में। जब बीटेक मतलब यहाँ पे जब आ गए बिलासपुर में, तो अलग अलग इंस्टीट्यूट में पढ़ाने में तो एक अलग जर्नी मिली कि यार अब इसमें भी कुछ अच्छा करना है, और फिर करते गए। और अभी तो आचार्य में है, तो आचार्य अच्छा ग्रोथ कर रहा है। आने वाले समय में और हम ट्राई करेंगे कि जो चेंजेस हैं और ज़्यादा अच्छे किए जाए। सर आपने अब तक की जर्नी तो आपसे शेयर कर दी, पर मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा और हमें डिस्क्राइब करें कि आचार्य इतने कम सालों में बिलासपुर का वन ऑफ द बिगेस्ट नेम बन चुका है, तो इसके पीछे का जो जर्नी रही है आप उससे हमको एक बार गो थ्रू कराएं। देखिए, आचार्य इंस्टीट्यूट का ग्रोथ होना, जैसे मैं पहले भी बताया था कि आचार्य इंस्टीट्यूट एक अनप्लान्ड इंस्टीट्यूट है। कोई ऐसा प्लानिंग नहीं कि आचार्य इंस्टीट्यूट को खुलना था, ऐसा कुछ है। मैं जैसे बताया ना कि मैं डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाता था, तो मुझे कुछ कमियां दिखती थी। कमियां तो हो सकता है आचार्य में भी, वहाँ भी कमियां कि मुझे जो अल्टीमेटली लगा कि मैं अपने लेवल पे बहुत मेहनत करता था, हो सकता है और चीज़ों में उतना सपोर्ट नहीं मिलता था, तो मैं उस लेवल पे रिजल्ट कन्वर्ट नहीं कर पाता था, या मेरे अपने पढ़ाने के तरीके जैसे तो उस मेथोलॉजी पे लोग चीज़ें नहीं चल पाती थी। तो फिर जब ऐसा सोचते थे कभी कभी कि यार ऐसे होना चाहिए, तो मैं उसी इंस्टीट्यूट में चेंज करने का ट्राई करता था। लेकिन वहाँ का भी अपनी एक लिमिटेशन थी, एक पावर का एक लिमिटेशन था, एक अथॉरिटी की लिमिटेशन थी, तो उस तरीके से चलता रहा। फिर मैंने जब इंस्टीट्यूट चेंज किए तो वहाँ सोचा कि ये चीज़ें इम्प्लीमेंट हो जाएगा, वहाँ नहीं इम्प्लीमेंट हुआ। उसी समय कोविड भी आ गया था। तो कोविड टाइम पे मेरे ख्याल से ये 2020 में आचार्य इंस्टीट्यूट 9 नवंबर को इसकी जो है मतलब हम लोगों ने प्लान किया, 11 नवंबर इसकी ओपनिंग डे है। तो 11 नवंबर ही आप मान के चले गए, तो 11 नवंबर को हमने इसको ओपन किया था 2020 में। और उसमें आप समझ सकते हैं कि प्योर एकदम कोविड टाइम था। मेरे को तो लोग ये भी बोले थे कि पागल है, जब कोचिंग बंद हो रही थी कोचिंग खोल रहा है। हाँ, तो थे वो अपने, लेकिन उस समय के सिचुएशंस एक्चुअली कुछ थे, अलग थे। हमारे साथ भी कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी जो मतलब मैं टॉलरेट नहीं कर सकता था। काइंड ऑफ थोड़ा चीटिंग टाइप का भी कह लो, या कैसा भी कह लो कि मतलब जो हमको चाहिए था वैसा नहीं था। तो एक अनसेटिस्फैक्शन भी था, जुनून भी था, जज्बा भी था, सब कुछ था, लेकिन एक अनसेटिस्फैक्शन था कि यार नहीं करना था। तो फिर मैं सोचा कि नहीं, अब छोड़ के मैं चला जाऊँगा वापस, मतलब बिलासपुर छोड़ने का ही प्लान बना लिया था। फिर कुछ पेरेंट्स थे
जिनके बच्चे पढ़ रहे थे उस छोटे, उन लोगों ने मेरे को बोला कि आपको अभी सर पढ़ाना चाहिए, बच्चे परेशान होंगे। तो मैंने फिर 1-2 महीने के लिए बोल दिया कि मैं ऐसे फ्री में ऑनलाइन में पढ़ाऊंगा, पढ़ते रहो, सिलेबस खत्म करके 2-3 महीने बाद फिर चला। लेकिन जब पढ़ाना शुरू किया तो रिस्पॉन्स भी अच्छे आए, तो फिर कुछ फ्रेंड्स थे, उन लोग का भी सपोर्ट मिला कि हाँ स्टार्ट कर सकते हैं। तो भी हमने स्टार्ट किया, और स्टार्ट करने के बाद वो टाइम में मुझे लग रहा है जितना मैं चैलेंज लेता था वैसे भी बहुत सारे वहाँ जो स्टूडेंट बहुत कम थे, 20 से 25 स्टूडेंट थे नीट में मेरे ख्याल से, और IIT में तो मेरे पास सिर्फ 5 ही स्टूडेंट थे। वो समय मैं बता रहा हूँ तब स्टार्ट किया। तो उन लोगों ने भी एक चैलेंज ऐसा ही लिया कि हमको करके दिखाना है। चाहे मैं नाम लूँ, तनिषा अग्रवाल बच्ची थी जिसने सिटी टॉपर भी थी वो, आई थिंक गर्ल्स में, IIT दिल्ली में गई हो, तो वो स्टूडेंट बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दी थी। उज्जवल सिंह करके था, 668 नंबर, वो AFMC लिया था, तो वो स्टेट में अच्छे पोजीशन पे था आई थिंक। तो वो उस बच्चे वो नीट में अच्छा किया था। तो वो बच्चे थे जिन्होंने उस लेवल पे रिजल्ट्स वहाँ दिया था। तो एक्चुअली जो हमारा स्लोगन है, रिजल्ट ही हमारी पहचान है, एक्चुअली वहीं से सूट करता है वो, क्योंकि हम आचार्य बना ही रिजल्ट से ही है। हम रिजल्ट देते गए, पेरेंट्स का एक ट्रस्ट बना रहा हमारे ऊपर भी, इंस्टीट्यूट के ऊपर भी अच्छे से बना रहा, और वो चीज़ों को एक प्रेशर जैसा मैं हमेशा लेता हूँ कि यार इनके ट्रस्ट है, मतलब ये प्रेशर है मेरे ऊपर, तो मैं उसी प्रेशर में ज़्यादा अच्छा वर्क किया। तो वो करते चला गया कंटिन्यूअस। और हमेशा मुझे लगता है इंस्टीट्यूट का मतलब ही होता है पढ़ाना, तो आप पढ़ाते रहोगे तो अच्छा हो ही जाएगा। मैं भी वही करता चला गया, पढ़ाते रहे, लोग जुड़े, चीज़ें थोड़ा अनइवन भी रहीं, बीच में कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहे, और चेंजेस होते हैं तो अच्छे के लिए भी होते हैं, करते गए। और हमेशा इन जो बच्चे हैं वो भी ये जानते हैं कि आचार्य में पढ़ रहे हो तो अब रिजल्ट्स पे फोकस करना है आपको। तो अपने पेरेंट्स की बात कही तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अक्सर ऐसा होता है कि टीचर को स्टूडेंट से तो डील करना ही होता है, खासकर आप जब एक इंस्टीट्यूट में टीचर हो तो आपको स्टूडेंट के साथ साथ उनके पेरेंट्स से भी डील करना पड़ता है, खासकर एडमिशन के टाइम पे। तो आप हमें थोड़ा गो थ्रू कराएं कि किस टाइप के पेरेंट्स आते हैं और क्या कंसर्न उनका रहता है अपने बच्चों को लेकर, और वो क्या ढूंढते हैं एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में, और वो आप बताएं। देखो क्या होता है कि एक्चुअली हम पेरेंट्स से डील नहीं करते, हम पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन से डील करना पड़ता है। हाँ, पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस अलग होते हैं, और वो एक्सपेक्टेशन तो अलग क्या होते हैं यार, सबको तो रिजल्ट चाहिए होता है, अगर वो पे कर रहे हैं वो या वो ज्वाइन करा रहे हैं तो। और लेकिन हमको एक डार्क साइड से एक चीज़ पता होती है कि हर बच्चे का सिलेक्शन नहीं हो सकता है। तो मैं ट्राई करता हूँ कि मैं एक अच्छी काउंसलिंग करूँ, कि पेरेंट्स को भी और स्टूडेंट को भी बताऊँ कि भाई कि आप कहाँ तक पहुँच सकते हैं, कितना आपके अंदर अभी इस फील्ड को लेकर कितना कैपेबिलिटी है कि आप यहाँ तक जा सकें। अगर मैं हो पाता है तो मैं कर देता हूँ, उतना बता भी देता हूँ। फिर पेरेंट्स को मैं ये समझाता हूँ कि भाई कि बस 2 चीज़ों पे ध्यान रखें कि बच्चे का हेल्थ सही रखो, स्ट्रेस ना हो, और दूसरी बात है कि ट्रस्ट बना के रखो। और यार कोई मैं पर्टिकुलर टीचर हूँ तो मैं बता रहा हूँ मैं ईमानदारी के साथ कि मैं पढ़ाता हूँ तो मन लगा के पढ़ाता हूँ, वरना नहीं पढ़ाता हूँ। ऐसा नहीं है कि टाइम पास के लिए जाने वाला। और मैं हर टीचर में ये चीज़ें अपने आचार्य के टीचरों में ये चीज़ें डाला हूँ और डालता रहूँगा आगे, कि यार आप जब जाओ मतलब मन लगा के पढ़ाओ। आप अगर अपना 100% दोगे ना तो फिर सब कुछ गॉड पे छोड़ दो, गॉड हमेशा अच्छा करता जाएगा, और इसीलिए अभी तक करता है। तो पेरेंट्स से हमेशा चैलेंजिंग तो रहता ही है, अलग अलग टाइप के पेरेंट्स रहते हैं, और मैं हमेशा पेरेंट्स को एक ही मैसेज दूंगा कि भाई आप एक्सपेक्टेशंस को जो है स्टूडेंट के साथ कोलैबोरेट करें। बहुत इजी पड़ जाता है, क्योंकि मैं एज ए टीचर बोल सकता हूँ ये बात कि जब स्टूडेंट्स और पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशन मैच नहीं करती है ना, तब प्रॉब्लम स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वो बच्चा फिर क्या करता है ना, छिपाना शुरू कर देता है चीज़ों को। अब वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम, वो पेरेंट्स को भी नहीं बताएगा, मुझे भी हो सकता है कभी कोई नहीं बताया, क्योंकि अगर मैं बहुत ट्रांसपेरेंट हूँ पेरेंट्स को लेकर, मैं बता दूंगा तो मुझे भी बताना, और फिर धीमे धीमे डल होता चला जाता है, या स्ट्रेस लेता है, डीमोटिवेट होता है। तो आप इतना तो प्लेटफॉर्म, इतना तो आप रास्ता दो अपने बच्चे को कि वो आपसे 100% चीज़ें शेयर कर पाए। और बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं इंस्टीट्यूट में जो कि इस चीज़ को करते हैं कि वो बच्चे में जो है वहाँ पे सारी चीज़ें बताते हैं आगे। वो बहुत अच्छी चीज़ है कि उसके थ्रू भी मुझे पेरेंट्स से मिल जाता है, तो मैं आराम से उस पर जो है डिस्कस कर सकता हूँ। अगर प्रॉब्लम्स हैं तो सोल्यूशन मिल सकते हैं। तो एक मुझे ऐसा लगता है पेरेंट्स और स्टूडेंट के बीच में भी एक अच्छा कोलैबोरेशन होना चाहिए, जिससे वो हर चीज़ें शेयर कर पाएँ। तब टीचर के लिए भी पढ़ाना आसान होगा, क्योंकि कॉम्पिटिशन है यार। कॉम्पिटिशन में हमें पता है कि रेशियोज क्या होते हैं, तो हर एक के एक्सपेक्टेशन होगी, लेकिन पूरे कम के ही होते हैं, तो रहेगा। सर, तो आप एक टीचर के साथ साथ एक इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर भी हैं, तो आप अलग अलग टाइप के पेरेंट्स से डील करते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स का बहुत मन होता है कि हमारा बेटा नीट निकाले या जेईई करे, पर बच्चों का इंटरेस्ट जो है वो उस फील्ड में नहीं होता, कहीं और होता है। तो आप ऐसे पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मुझे अगर पेरेंट्स और बच्चे में
किसी एक को ये बात समझाना है कि ये पॉसिबल नहीं है, तो पेरेंट्स बहुत ईजी पड़ेंगे, क्योंकि पेरेंट्स तो हमेशा अपने बच्चों के लिए सेक्रीफाइस कर देते हैं। तो वो अपने सपने बना सकते हैं तो सेक्रीफाइस भी कर सकते हैं। ट्राई हम यही करते हैं कि उनको हम समझाते हैं कि अगर हो पाए तो आप इनको थोड़ा तैयार करते हैं, देखते हैं अगर हो पाए, लेकिन आप एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा मत पालो। तो ये रहेगा, ये हमेशा आने वाले समय में भी ये चैलेंजेस रहेंगे। और अभी मैं जीत की उड़ान के जो था उसमें एसपी सर आए थे, तो उनसे भी ऐसे बात हुई, तो सर ने भी यही बात बोली थी। तो मैं उनको भी ये चीज़ें प्लेटफॉर्म पे प्रॉमिस किया कि मैं इस साल से और ज़्यादा इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करूँगा कि मैं एक प्री काउंसलिंग रखूँगा ही स्टूडेंट पेरेंट्स के, उनको समझाऊँगा कि अगर बच्चा है कि नहीं उतना, कि इस फील्ड के लिए वो बेटर है कि नहीं, या इस फील्ड में जब एक कोलैबोरेशन अच्छा मिल जाएगा, एक अच्छी से चीज़ें मिल जाए, तब वो आप एडमिशन लेकर आगे बढ़ो, बहुत ईजी पड़ेगा। और मैं अभी आचार्य में एक हम लोगों ने कॉन्सेप्ट स्टार्ट भी किया है कि मैं अपना पर्टिकुलर एक टाइम जो है हफ्ते में एक दिन कम से कम मैं फ्री काउंसलिंग रखता हूँ, चाहे वो आचार्यन हो या ना, मतलब आचार्य में एडमिशन उसका हुआ है ना हुआ, वो बच्चा आ सकता है, फ्री होकर आप आचार्य में कांटेक्ट करें। मैं एक काउंसलिंग का टाइम देता हूँ, और जब एडमिशन का टाइम आता है, जैसे सपोज मान लेते हैं 10th का रिजल्ट के बाद डिसाइड करना होता है कि 11th में क्या लेना, उस समय तो मैं इसमें बहुत टाइम देता हूँ। तो आप फ्री होकर जो है आचार्य में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और कॉन्टैक्ट करके आपको ये भी आपको पता चल जाएगा कि भाई अगर आप बैठेंगे बच्चे के साथ डिस्कस करेंगे, कभी कोई बच्चा आपको नहीं बोलता हमको बता सकता है, तो एक अच्छा जो है डिसीजन लिया जा सकता है। तो उसके लिए जो हो पाएगा मैं उतना टाइम दूंगा ही दूंगा। सर, तो जैसा आपने बताया कि आप अक्सर बच्चों की काउंसलिंग भी करते हैं, तो एक शिकायत शायद आपको देखने को मिले कि बच्चों में पोटेंशियल कई बार होता है और वो खुद को पहचानते नहीं, तो आप बच्चों को मोटिवेट कैसे करते हैं, उनको इंस्पायर कैसे करते हैं कि वो अपने पोटेंशियल से बेटर परफॉर्म कर पाए? ऐसे बच्चे तो हमारे यहाँ बहुत अच्छा कर लेंगे, ऐसा कोई इशू नहीं कि अगर पोटेंशियल है और वो पहचानते नहीं, क्योंकि वो चीज़ें तो क्लास में बहुत ईजी वे में हो जाती हैं, क्योंकि बच्चे को हम डिसिप्लिन में रख लेते हैं, उसमें इतना इशू नहीं आता है। तो अगर डिसिप्लिन में बच्चा आ गया तो बहुत आसान। और बच्चे को मुझे ऐसा लगता है कि देखो, कभी कभी ऐसा होता है कि मैं भी अगर अपने घर में अपने भाई को या किसी को बोलता हूँ तो वो आसान नहीं होता है, लेकिन कोई थर्ड पर्सन जिसको वो अगर इंस्पिरेशनल जैसा लिया हुआ है कोई पे, तो टीचर को वो लोग बहुत अगर रिस्पेक्ट दे, तो टीचर अगर वो बातें बोलता है तो बच्चा लेता है दिल पे। तो बच्चों को अगर प्यार से हैंडल करो, समझाओ कि आपको यहाँ से क्या इंपॉर्टेंस है, क्या चीज़ें मिल सकती हो, आप डिजर्व करते हो तो ना है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि ऐसे ट्रैक पे रहे हैं और जिनको कन्वर्ट करके लाया गया है, और ये चीज़ें हमेशा चलती रहेंगी। हमें नाम नहीं लेना चाहेंगे, ऐसे बहुत सारे बच्चे रहे जो कि पढ़ने में उतना अच्छे नहीं थे लेकिन लास्ट में बहुत अच्छे परफॉर्मेंस दिए हैं। तो ये चीज़ें ऐसी होती है कि आप उनको टाइम टू टाइम, एक बार में आप उनको मोटिवेट करोगे तो चीज़ें नहीं होंगी, टाइम टू टाइम उनको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। वो धीमे धीमे जब वो डिमोटिवेट उनको बताना पड़ेगा, आगे और अच्छा होगा। मैं तो यहाँ तक बता रहा हूँ आपको, मैंने ये भी किया हुआ है, ये एकदम क्लियर कट बता रहा हूँ कि एक दो बार मैं 2-3 साल के अंदर मैंने बच्चों को यहाँ तक भी किया है, एक या दो बच्चों को मैंने बताया है कि तुम इतने चैप्टर पढ़ के आना, यहीं से पेपर आएगा, पढ़ के आना। बस मैं इसलिए बस वो किया था कि चलो यार इतना भी अगर करके आएंगे तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मुझे पता है वो सही नहीं है, लेकिन मैं इस तरीके का भी हथकंडे अपनाया हूँ बहुत सारे, जिससे कि ये इनको मोटिवेशन मिले और फिर ये अच्छा करें, हम पेपर तो 2-3 बार और ले लेंगे। तो इस टाइप की चीज़ें भी, इसको काइंड ऑफ चीटिंग बोल सकते हो, लेकिन मैंने ऐसी चीज़ें मतलब अभी तो नहीं, 1-2 साल पहले मैं 1-2 बच्चों के साथ एक्सपेरिमेंट किया था और सही भी गया है वो, क्योंकि बच्चे ने 1-2 बार उनके नंबर आ जाते हैं तो कॉन्फिडेंस आ जाता है, मुझे पता है पढ़ने में अच्छा है तो अच्छा करेगा ही करेगा। तो एक बार चैन मतलब एक कनेक्टिविटी बना दो बस उनकी पढ़ने के लिए, फिर अच्छा करने लगेगा। कई बार एज अ टीचर आपको ये सारी चीजें करनी पड़ती है ताकि बच्चा खुद को पहचाने और खुद के पोटेंशियल को पहचाने। सर, बच्चों से आपका कनेक्शन कितना गहरा है ये तो हम सब जानते हैं, पर मैं जानना चाहूंगा आपका और आचार्य का कनेक्शन कैसा है। तो आपका फेवरेट मेमोरी आपकी जो है आचार्य इंस्टीट्यूट से रिलेटेड वो क्या हो? देखिए, आचार्य इंस्टीट्यूट का हमेशा कंटिन्यूअस मेमोरीज भरते चला जा रहा है, और फेवरेट तो कुछ होता नहीं है, मतलब हर समय अपग्रेड होती हैं, चीज़ें ऐड होती चली जाती हैं। मेरे साथ एक ऐसी चीज़ें रही हैं जो मुझे लगता है कि वो आचार्य को यहाँ तक पहुँचने में बहुत हेल्प किया है। वो ये रहा है कि जब स्टार्टिंग पॉइंट था आचार्य का, और उस समय कुछ ऐसे पेरेंट्स थे जिन्होंने आचार्य पे ट्रस्ट किया था, और नया कोचिंग था और कोविड का टाइम था और ना हमारे पास कोई पैसे ना उनके पास कोई चीज़ें, लेकिन एक ट्रस्ट था कि हम यहाँ पढ़ाएंगे, और ब्लाइंडली सपोर्ट था पेरेंट्स का कि नहीं आप हो तो आप पढ़ा ले जाओगे। वो जो ब्लाइंडली सपोर्ट था, उसके बाद रिजल्ट आने के बाद जो अंदर से एक फीलिंग्स आती है कि हाँ हम इनके लिए कर रहे हैं तो इनको भी हमसे एक्सपेक्टेशन थी, वो आचार्य को आई थिंक यहाँ तक ग्रोथ किया। और हम ग्राउंड लेवल पे कनेक्टेड, हम पेरेंट्स से कनेक्ट होता। हर पेरेंट्स सेटिस्फाइड नहीं होता है, मुझे पता है कि अगर मैं 100 पेरेंट्स हमारे यहाँ हैं तो कुछ लोग
निगेटिव भी होंगे, मैं उनसे भी हमेशा बोलूँगा कि मैं दिल से कभी भी किसी के लिए कोई चीज़ें गलत नहीं करता। अब सिस्टम बड़ा है, हो सकता है कोई चीज़ें गलतियाँ हो जाती हैं, हम भी कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ गलतियाँ हो जाती हैं। ट्राई आता है, हमारे तक बातें आती हैं तो मैं एकदम अलग लेवल पे जाके उसको सही करने का ट्राई करता हूँ। किसी बच्चे को उससे फ़ायदा मिलता है, किसी बच्चे को नहीं मिलता है, लेकिन हम अपने लेवल पे ऑनेस्टली मतलब दिल से ही काम करते हैं। और मुझे लगता है कि ग्राउंड रियलिटी जो है आचार्य को यही है, क्योंकि हम अगर कनेक्ट होकर काम करेंगे और 1 to 1 अगर बात करते हैं बच्चों से, पेरेंट्स से, तो बहुत इजी हो जाता है किसी काम को ग्रोथ में ले जाने में। तो वही है। और आचार्य का मुझे लगता है कि इमोशन है जो बच्चों के साथ भी रहता है, और मेरा तो यार जुड़ा ही है, क्योंकि जब इंस्टीट्यूट चल रही है तो जब मैं पढ़ाता नहीं, जिस दिन तक मैं घर पे रहता हूँ तो मुझे खुद भी लगता है कि मैं कर क्या रहा हूँ। तो अब तो ऐसा लगता है कि मैं कनेक्टेड ही हूँ पूरे क्लास से। क्लास में रहूँगा तो ज़्यादा, मेरे को फीवर भी है क्लास में हूँ तो अच्छा लगता है, तो वो ज़्यादा अच्छी लाइफ चल रही है। सर, हमें नीट और जेईई के काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो एस्पिरेंट हैं अक्सर दिखते हैं हमें, और वो अक्सर एक बात पे फंस जाते हैं कि नीट और जेईई का जो सिलेबस है वो काफ़ी वास्ट है और टाइम जो है वो हर बच्चे के पास लिमिटेड होता है। तो आप सिलेबस कैसे कवर कर सकते हैं, वो बच्चे लिमिटेड टाइम है, उसके रिगार्डिंग अगर आप उन्हें कोई टिप्स देना चाहें तो? देखो क्या होता है कि अगर आप बात कर रहे हैं कि सिलेबस का, तो सिलेबस तो जो डिफाइन है उसको करके जाना पड़ेगा। अब अलग अलग बैचेस, अलग अलग तरीके और अलग जैसे आपके पास अगर टॉपर्स बैच है, टॉपर बैच की प्लानिंग अलग होगी क्योंकि उनके पास सिर्फ 1 ईयर मिलता है। अगर कोई 11th-12th का बच्चा है जो 11th से एडमिशन है, उसके लिए प्लानिंग अलग होती है। कुछ बच्चे फाउंडेशन से भी कभी कभी तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं 9th-10th से, वैसे तो वो टच रहता है बस, तो उनके लिए प्लानिंग्स अलग रहती हैं। अब सिलेबस को मेंटेन करके रखना और सिलेबस के अकॉर्डिंगली चलना, ये टफ टास्क होता है, क्योंकि आप एक बच्चे को नहीं पढ़ा रहे हो। आप अगर वहाँ पे 60 बच्चे को पढ़ा रहे हो तो 60 में से मैं बता दूंगा कम से कम तो 10 तरीके के तो बच्चे आपको मिलेंगे, और 10 तरीकों के अकॉर्डिंगली अगर आप चलोगे तो कभी नहीं होगा। तो इसके लिए कंप्रोमाइज होती हैं स्टूडेंट साइड से भी और टीचर साइड से भी, लेकिन हम उनके लिए कुछ तरीके अलग से रखते हैं। जैसे हम लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्लासेस अलग से रख लें, कुछ कह सकते हैं कि हम डाउट क्लासेस को अलग तरीके से अरेंज करें, जिससे क्या हो कि जो वीक बच्चे हैं उन पे भी फोकस चला जाए और सिलेबस भी सही से रन होता जाए। क्योंकि ये प्रॉब्लम तो हमेशा रहेगी कि ना, कि अगर हम टाइम टू टाइम अगर सिलेबस नहीं करेंगे तो फिर वो बच्चा जो 100% सिलेबस के साथ जाना चाह रहा है उसके तो कमी है, और बहुत लेंदी ले जाते हैं अगर चीज़ों को। तो और अगर हम जो है सिलेबस को कवर बहुत स्पीड में कर देंगे तो किसी को भी समझ, तो एक जो पर्टिकुलर उस लेवल पे सिस्टम बना हुआ है, एक पर्टिकुलर डिफाइंड चीज़ें हैं, टीचर भी उस लेवल पे एक्सपर्ट हैं उस चीज़ को करने के लिए। और मेरा मानना है कि मैं एस्पिरेंट को हमेशा एक बात बोलता हूँ कि आप अगर एक आध दो चैप्टर छोड़ भी दे रहे हो लेकिन परफेक्शन के साथ जा रहे हो पढ़ने के लिए, कि मतलब जितनी चीजें हैं वो अच्छे से हैं, तो आप उतना करके जाओ, तब भी आप बेटर करके जाओगे। ये नहीं होता है कि हम कभी कभी क्या करते हैं कि बच्चों को पता होता है कि 2-3 चैप्टर छूट गए हैं और उसके चक्कर में उसको ध्यान रखते हैं कि यार इससे क्वेश्चन आएगा तो कैसे नहीं बनेगा, उसका उन पर ध्यान नहीं रहता है कि जो पढ़ चुके हैं उस पर क्वेश्चन कैसे बनाना है। क्योंकि नीट जो है वो 60% तो ईजी क्वेश्चन रहते हैं उसके। मैं 60 भी जो है बोला, मैं उसको 80 बोल दो कम से कम। 60 to 80% ईजी क्वेश्चन रहते हैं जो आपको वन वे में एक मतलब जो स्टार्टिंग के आप जो पढ़ते हो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन वैसे रहते हैं। तो बच्चों का इश्यूज क्या है कि वो जो 60 या 70% जो ईजी क्वेश्चन है उसमें उनकी 100% एक्यूरेसी होनी चाहिए, जो कि नहीं होती है। अगर वो 100% एक्यूरेसी वहां बना ले तो ऑटोमेटिकली उनका सिलेक्शन तो हो गया है। फिर आप अगर 80% या जो 30% जो भी बचा हो, जो डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चंस हैं, उस पे आप जितना अपने आप को जो है इनहेंस कर सकते हो, जितना आप जो है वर्क कर सकते हो, उतने आप जो है क्लोज टू परफेक्ट मार्क्स जाओगे। लेकिन हम बच्चे क्या करते हैं कि वो 60% को भी अच्छा नहीं करते हैं जो ईजी है, और वो 40% की वजह से अपने आप को इतना ओवर थिंकिंग करते हैं कि पूरे को कोलैप्स करके रख देते हैं। तो ये एक मेन प्रॉब्लम। सर, आईआईटी जेईई और नीट को जो है अक्सर हमारे देश में टॉपर स्टूडेंट्स के लिए ही सोचा जाता है कि जिनके 90-95% आते हैं वही इन करियर को परस्यू करते हैं। पर कई बार ऐसा होता है कि हमारे मेजरली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एवरेज स्टूडेंट होते हैं जिनकी 70-75% मार्क्स आते हैं। तो अगर ऐसे स्टूडेंट्स नीट या जेईई की तैयारी करना चाहते हैं तो उनका माइंडसेट कैसा होना चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये मतलब मैं एज ए टीचर ये नहीं बोल सकता कि ये एग्ज़ाम सिर्फ टॉपर्स के लिए है, और जैसा इसका पैटर्न है वो कहीं से डिफाइन भी नहीं करता कि टॉपर्स ही सिर्फ इसको निकाल सकते हैं। इवन मुझे लगता है बस हर एग्ज़ाम की अपनी एक जो है कह सकते हैं कि पहचान अलग है, हाँ, तरीके अलग हैं।
प्रिपरेशन करने के तरीके अलग हैं और उनको एग्जाम लेने के भी तरीके अलग हैं, तो उनके अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन अगर हम करें तो बहुत ईजी हो जाता है। नीट के लिए बहुत सिंपल है कि आपको पता है कि आपका बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स 3 सब्जेक्ट्स अगर पढ़ने हैं तो जो बच्चा बायो में इंटरेस्ट ले रहा है, उसका बायो स्ट्रीम रहता है, तो उसमें बस उसको मेमोरी अच्छी होनी चाहिए, उसको याद रखने की कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए। कुछ बच्चों का नहीं होता तो तरीके ढूंढते हैं कि इस तरीके से हम याद कर लें। केमिस्ट्री में भी मिक्स है, थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स है, थोड़ा ऑर्गेनिक वगैरह, तो वैसे ही रहते हैं कि आपको याद भी रखना है और मैकेनिज्म्स हैं तो प्रैक्टिस भी अच्छी बन जाती है। लेकिन जैसे फिजिक्स की बात करते हैं तो फिजिक्स में भी 2 पार्ट में है, कुछ ऐसे जो एकदम कॉन्सेप्चुअल है, भाई कॉन्सेप्ट भी आप पढ़ोगे, फॉर्मूला भी पढ़ोगे तो उसको भी तो याद करना पड़ेगा ना, तो ये एक प्रैक्टिस बस डालना पड़ेगा आपको कि रूटीन कि इसका क्या डिमांड है एग्जाम का, कितनी चीजें हम कर सकते हैं और कहाँ तक हमारी कैपेबिलिटी है या एबिलिटी है कि हम इसको पहुंचा सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली काम करो। आईआईटी का जो एग्जाम्स है, आईआईटी के एग्जाम में 2 पार्ट होते हैं, एक मेंस और एक, मुझे लगता है कि वो थिंकिंग एबिलिटी पे ज्यादा है क्वेश्चन, एप्लीकेशंस ज्यादा है। तो आपको अगर आप ये सोचोगे कि ये क्वेश्चन पढ़े हैं वही का वही आ जाएगा, वैसे तो नीट में भी वैसे नहीं आते, लेकिन इसमें ज्यादा चांसेस है कि इसमें भी वैसे क्वेश्चन नहीं आए, हाँ पैटर्न सेम रहेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं जैसे फिजिक्स पढ़ाता हूँ तो मैं पैटर्न को प्रेफरेंस ज्यादा देता हूँ, ना कि मैं पर्टिकुलर क्वेश्चंस को देता हूँ। मतलब मैं अगर एक क्वेश्चंस पढ़ा रहा हूँ तो इस क्वेश्चंस में मेरा ये फोकस रहता है कि भाई कि इस क्वेश्चन के कितने तरीके हो सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने के नहीं, क्वेश्चन को पूछने के, कि कितने वैरायटीज हो सकते हैं क्वेश्चंस के। अगर उस वैरायटीज को आप पकड़ लिए तो आपको एक सेगमेंट में इतनी वैरायटी के पॉसिबिलिटीज हैं, उनको आप पढ़े हो तो लगभग आप समझिए कि 90% क्वेश्चन तो उसी में से आना। कभी कभी कुछ क्वेश्चन अगर जंप किया तो ये बहुत ईजी करेगा। तो आप भी क्या करें, क्वेश्चंस के पैटर्न को पढ़ें, कितने पैटर्न्स हो सकते हैं, तो इसमें रटना नहीं पड़ेगा, आपको कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। ये नीट में भी अगर आप करना चाहें, अप्लाई करने तो हो सकता है आराम से। तो आप अगर किसी एग्जाम को करते हैं तो 70% वाला बच्चा हो या 90% वाला बच्चा, 70% मैं अभी आपको बोला कि मैं इतना भी खराब तो नहीं था पढ़ने में, हाँ, लेकिन मैटर क्या था कि मैं अपना एक्सपीरियंस जो लेता हूँ कि मेरे को प्रेजेंट करना नहीं था, मेरी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं थी। ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं होगी, जिनका लैंग्वेज में नंबर अच्छे नहीं होंगे, लेकिन उनके फिजिक्स केमिस्ट्री में अच्छे नंबर होंगे, इस वजह से उनके 70% आए हैं। तो कैसे हम कह सकते हैं कि वो 90% वाला ही रहे? तो ये डिपेंड करता है कि आप अपने एबिलिटी के अकॉर्डिंगली सेलेक्ट करना कि हमको कौन सा एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करनी है। और लास्ट इंपॉर्टेंट चीज कि आप ये भी ध्यान रखो कि नीट हो या आईआईटी का एग्जाम, ये एग्जाम आपका जो एग्जामिनर जो एग्जाम के लिए पेपर सेट कर रहा है वो आपको सेलेक्ट करने के लिए नहीं सेलेक्ट करता है। ये आपका गलतफहमी है कि एग्जाम में क्वेश्चन जो आते हैं आपको सेलेक्ट करने के लिए फ्रेम किए जाते हैं, वो आपको रिजेक्ट करने के लिए फ्रेम किए जाते हैं। तो ये लोगों का एक थॉट अलग है कि सिलेक्शन, क्योंकि अगर उसको सेलेक्ट करना है तो भाई अगर किसी क्वेश्चन का ऑप्शन जो है आंसर 5 है तो उस ऑप्शन में -5 नहीं रहना चाहिए, तो आसानी हो जाएगा बच्चे के लिए। -5 इसलिए रहता है कि आप थोड़ी सी भी गलती करोगे तो आपको रिजेक्शन मिलेगा, क्योंकि इतने बच्चे दे रहे हैं तो रिजेक्शंस के लिए एग्जाम है ना। तो आपको अभी का जो पैटर्न है एग्जाम, मुझे लग रहा है नॉलेज के साथ साथ स्मार्ट वर्क, जिसमें आता है स्मार्ट वर्क में क्या कि आप सिली मिस्टेक पे कितना कंट्रोल करते हैं अपने। सिली मिस्टेक, बच्चे इसको सिली मिस्टेक बोल तो देते हैं, लेकिन कैसा सिली मिस्टेक है भाई? 2-3 टाइप के। एक होता है कैलकुलेशन मिस्टेक आपसे होता है, तो मैंने अब बोला ना कि आप जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो लास्ट एंड तक आप आंसर को निकालें। अगर आपको लगता है कि नहीं सिली मिस्टेक इस टाइप हो रहा है कि हम कभी कोई क्वेश्चन को पढ़ने में गलती कर, ये ज्यादातर बच्चे करते हैं कि एक ही पैटर्न का क्वेश्चन दिख रहा, सोचे यही होगा आंसर, मतलब ये इसी टाइप जैसा हमने पढ़ा था, लेकिन उसमें थोड़ा मॉडिफाइड है। तो आपको रीडिंग एबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, आप रीडिंग अच्छी करो। तो ये सिली मिस्टेक को अवॉइड करने के तरीके, स्पीड बहुत मैटर करता है इस एग्जाम्स में। तो स्पीड के लिए क्या करना चाहिए? आप स्पीड के लिए अगर ये तरीका आप अपनाओगे कि नहीं, जैसे बच्चे मॉड्यूल्स करते हैं, बुक्स करते हैं, तो क्या करते हैं कि एक क्वेश्चन सॉल्व किए, फिर आंसर देखते हैं, सही हुआ गलत हुआ, सही हुआ ठीक है तो दूसरा क्वेश्चन करेंगे, फिर आंसर किया वो वाला गलत हो गया तो दोबारा उसको अटेम्प्ट करेंगे, अटेम्प्ट के नहीं बना फिर तीसरा। आप एक क्वेश्चन को कर रहे हो, फिर पेज पलट के आंसर देख के फिर आ रहे हो, फिर ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। आप ऐसा मत करो, आप रफ पेज में हो, आपने 10 क्वेश्चन का सेगमेंट बना लो, 15 क्वेश्चन जो आपके लिए सुटेबल हो, 10 क्वेश्चन 1 से 10 तक का क्वेश्चन का नंबरिंग कर लो। पहला क्वेश्चन सॉल्व करो, इसका आंसर ए होगा, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करो, इसका आंसर बी होगा। ऐसे करके 10 क्वेश्चन एक साथ करो, फिर जाओ आंसर चेक करो, मान लो 2-3 क्वेश्चन गलत है, उस पर वर्क करो, बना ठीक है नहीं होना टीचर से जाके पूछेंगे। टाइम बच रहा है और साथ साथ में एक और क्या चीजें हो रही है, आपको यहाँ पे रीटेस्ट दे रहे हो, एक तरह से आप टेस्ट की प्रैक्टिस ही हो रही है, क्योंकि 10 क्वेश्चन एक साथ तो अटेम्प्ट कर रहे हो ना, स्पीड भी बनेगी और यही एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल हो जाता है। और बच्चे दूसरी तरीके के मेथड्स में ज्यादा फोकस करते हैं कि एक-एक करेंगे, आराम से पढ़ेंगे। तो तरीके आप एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग लगा। आपको पता है कि अगर नीट का एग्जाम जो है 2 से 5 के बीच होता है, तो आपको आदत डालनी पड़ेगी कि 2 से 5 आपको सोना ही नहीं है, क्योंकि उस समय अगर आपकी बॉडी सबसे लेस वर्क कर रहा है तो एग्जाम में अचानक जो है आपके लिए वो 100%
100% मैक्सिमम वर्क पे नहीं जाएगा। तो आपको दोपहर को नहीं सोना है, दोपहर को ऐसा पार्ट में रखना है, या तो कोचिंग ज्वाइन कर लेनी उसी समय, या तो आपको उस समय क्या करना है कि प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है, पढ़ना ज़्यादा है। तो ये अगर आदत में आप डाल लोगे, योगा करो उसी समय, ये योगा से दोपहर को नहीं हो सकता है, कोई ना कोई मेडिटेशन, कोई ना कोई एक्टिविटीज़ करो जिससे बॉडी 100% वर्किंग पे रहे, क्योंकि वो ड्यूरेशन है ना जिसमें आपको वहाँ पे एग्जाम है। तो ये स्टेप छोटे छोटे लगाए जाते हैं, छोटे छोटे स्टेप को अगर आप फॉलो करेंगे तो बहुत ईजी हो जाता है। तो अगर आपकी बात मैं समझ करूँ तो ये कह सकते हैं कि इन एग्जाम को क्रैक करने के लिए जितना जरूरी हार्ड वर्क है उतना ही जरूरी है, शायद उससे और ज्यादा जरूरी स्मार्ट वर्क है, और एक सीक्वेंस होना चाहिए, तब जाके इजी पड़ेगा। सर अक्सर हमने आपकी बातों में गौर किया, आप कहते हैं अक्सर कि आदमी को सेल्फ अवेयर होना चाहिए, अपने आप को कैलकुलेट करना चाहिए। अगर आप किसी को जज करना जा रहे हैं तो सबसे पहले अपने आप को जज करें। तो कितना इंपॉर्टेंट है एक स्टूडेंट के लिए सेल्फ अवेयर होना? देखो, सेल्फ अवेयरनेस का मतलब मैंने अभी वर्ड बोला ना कि आपको एक्सेप्टेंसी होनी चाहिए आपके अंदर। अगर आप एक्सेप्ट करना आता है आपको, तो मेरे ख्याल से वो भी एक तरह से सेल्फ अवेयरनेस ही हुआ, क्योंकि आपने कोई गलती की या आपको पता है कि ये मेरा वीक पॉइंट है, अब आप उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो कि मेरा वीक पॉइंट है, तो फिर वो कभी भी आपको आगे बढ़ने ही नहीं देगा। तो सेल्फ अवेयरनेस का ये भी एक मतलब होता है। जब आप नीट एस्पिरेंट या IIT एस्पिरेंट हो, तब तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट मुझे जो लगता है वो ये है कि आप अपने वीक और स्ट्रांग पॉइंट को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर लो। पहले पता होता है, एक्सेप्ट नहीं करते हम, हाँ, और एक्सेप्ट नहीं करते तो हम उस पर काम ही नहीं कर पाते हैं कभी भी। तो अगर सेल्फ अवेयरनेस लाना है तो इस पे पहले लाओ कि आप पहले से एक्सेप्ट कर लो कि मेरा मैथ्स वीक है, और टीचर को भी बता दो भाई सर वीक है, आप रोज बेइज्जती मेरी मत करो, या रोज मेरे मत बोलो कि तुम पढ़ने में अच्छे नहीं हो, बता दो ना भाई मेरा वीक है सर, इसको कैसे अच्छा किया जा सकता है इस पे। तो आपसे दो डर खत्म हो गया ना, टीचर कितना भी कुछ बोलेगा फर्क नहीं पड़ेगा, पहले बता चुका हूँ, ठीक है, ये एक आसान हो जाए। दूसरा तरीका है कि अगर आपको ये बात भी पता है कि हमारे रिजल्ट्स अभी अच्छे नहीं आए लेकिन मुझे मेहनत करके अच्छा लाना है, तो अपने आप को भी बताओ, और हो सके अगर आपके पेरेंट्स वैसे, पेरेंट्स को भी समझा दो कि अभी हम तो अच्छे थे नहीं, हम पढ़ के अच्छा ला रहे हैं, मैक्सिमम लाएंगे, और मैक्सिमम लाएंगे तो बहुत आसान पड़ जाएगा आपको। उस जो एक बाउंडेशन है ना जिसका प्रेशर आप बोल दो, सोसाइटी बाउंडेशन, सोसाइटी प्रेशर, पेरेंट्स का प्रेशर या टीचर का प्रेशर या एक्सपेक्टेशन का प्रेशर, उससे तो आप बच जाओगे ना। तो ये बहुत जरूरी है कि आप इस तरीके से अगर प्रिपरेशन करते हो कि फ्री हो जाओ, पेरेंट्स को बता दो कि देखो मेरे अब आधे ज्यादा बच्चे इस चीज में फंसे हुए हैं कि दिखाने के लिए नहीं, हम बताएंगे तो पेरेंट्स को बुरा लगेगा। पेरेंट्स को बुरा उससे ज्यादा तब लगेगा जब आप झूठ बोलते रहोगे और लास्ट में अचानक सच्चाई पता चलेगी। तो ये बात याद रखना, हर बच्चे के लिए ये चीज है कि आप एक्सेप्ट कर लो चीजें कि ये है, और फिर टीचर को भी बताओ, पेरेंट्स को बताओ। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जैसे मेरा एक कोड ये इंस्टाग्राम में लिखता हूँ कि सेट योर पोजीशन एट t=0 एंड स्टार्ट मूविंग। हाँ, तो आप हमेशा अपने पोजीशन को सेट कर लो ना कि यही t=0, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो फिर पीछे की पोजीशन से कोई लेना देना नहीं है, यही आपकी लाइफ है, यहीं शुरू करें, और जितना अच्छा हो पाए उतना अच्छा करेंगे। सर आपके इस कोड से मुझे याद आया कि सर आपके स्टूडेंट्स कहते हैं कि संदीप सर जुगाड़ से पढ़ाते हैं। हाँ। तो जुगाड़ क्या है ये जानने से पहले अब वक्त तो चला है कि हम अपने आज के इस पॉडकास्ट के सबसे इंटरेस्टिंग सेगमेंट पे चले, जो है एक रैपिड फायर राउंड। तो रैपिड फायर में होगा सर ये कि मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा रिगार्डिंग आपकी पर्सनल लाइफ के, और आपको जल्दी जितनी जल्दी हो सके उन क्वेश्चंस का आंसर देना है। ठीक है। तो रैपिड फायर का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि आपका फेवरेट स्ट्रीट फूड क्या है? स्ट्रीट फूड यार, मैं थोड़ा सा बाहर के खाने तो कम खाता हूँ, लेकिन अच्छा लगने की बात जैसे अगर है कि जो अच्छा लगता है तो मुझे थोड़ा से इस टाइप का कह दो कि जो स्पाइसी चीज़ें हों, तो मैं स्पाइसी में तो जो भी मिल जाता है। मैगी मेरे को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं खाता नहीं हूँ। मैगी मेरे को बहुत अच्छा है क्योंकि स्पाइसी अगर बनता है तो अच्छा लगता है। सर आप इलाहाबाद से हमने एक्सपेक्ट किया था कि आप चाट कहेंगे। नहीं, चाट नहीं कहेंगे, अगर वैसे आप बोलेंगे तो फिर तो हमारे यहाँ का जो चाट तो मैं नहीं खाता हूँ, लेकिन जैसे दाल बाटी वगैरह ये हम तो फेवरेट है वहाँ का, तो वो खाते हैं। लेकिन मेरा तो यही है कि ये, लेकिन खाता नहीं हूँ, बस ये अच्छा लगता है। जैसे मैं कभी बाहर से आया, घूम के भी आया, तो मुझे अगर कुछ बोलेंगे खाने के लिए ऐसे कि अगर कुछ नाश्ता, तो मैं बोलूँ मैगी खिला दो यार, तो वो होता है ना कि जो चटपटा से जाता है तो थोड़ा से मन अलग हो जाता है। ये हॉस्टल लाइफ का एक नॉस्टैल्जिया है मैगी से जुड़ा हुआ है। तो हॉस्टल लाइफ तो हमारी मैगी भी टिक जाती है पूरी। तो अगला क्वेश्चन है कि आपकी फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन क्या है?
देखो ज़्यादा तो मैं ट्रैवल नहीं किया हूँ, वैसे मेरे को जयपुर वगैरह भी बहुत अच्छा लगा है और जयपुर वगैरह, लेकिन सबसे फेवरेट जो मुझे लगा है अभी तक दार्जिलिंग लगा है। दार्जिलिंग मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं रात भर सिर्फ टहल ही रहा था। हाँ, मैं घूम रहा था, मुझे वो छोटी छोटी गलियाँ थी और मैं टाइम पे वैसे ठंडी के टाइम पे ही गया था, तो वो एक अलग ही दुनिया है, वो मज़ा आ रहा था वहाँ पे मतलब। और जहाँ पे कहते हैं रिसोर्सेज कम हो लेकिन जो एकदम परफेक्ट दिख रहे हैं वैसा है, तो दार्जिलिंग मेरे को अच्छा लगा अभी तक। तो वैसे तो आप एक टीचर हैं, एक इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर है, साथ ही साथ आप एक स्टूडेंट भी, क्योंकि हमेशा आप पढ़ते रहते हैं, लेकिन आपके पास टाइम कम, काफ़ी कम बार ऐसा होगा कि आपके पास टाइम कम रह जाता है। पर कभी अगर आपको फ्री टाइम मिला या स्पेयर टाइम मिला तो अपार्ट फ्रॉम पढ़ाई आप कौन सी हॉबीज़ करना पसंद करते हैं? और हॉबीज़ में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अभी के हिसाब से अगर मुझे है तो मुझे पीस बहुत पसंद है, तो मैं हॉबी में तो नहीं जाना चाहूँगा, मैं कहीं दूर गांव में जाके क्रिकेट खेलना चाहूँगा, जहाँ पे जो है बस क्रिकेट खेलते रहे लोग एकदम। कहते हैं ना कि जो पहाड़ों में, जो मैं देखा हूँ वीडियोज़ वगैरह, पहाड़ों पर मेरे को जो है ऐसे ही इंजॉय करना जो है बहुत पसंद है, तो मैं वैसी जगह। सर, हमने इस एपिसोड के स्टार्टिंग में जान लिया था कि आपका गाँव से और क्रिकेट से बहुत ज़्यादा लगा। अगला क्वेश्चन ये होगा कि आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है सर? बहुत सारी हैं, अलग अलग है। मुझे जो न्यूटन भी बहुत अच्छी लगी थी, जो कि मेरे ख्याल छत्तीसगढ़ पे ही बनी थी, जो है वो भी मेरे को बहुत अच्छी मूवी लगी थी। और डिफरेंट वेज में है फेवरेट। एवेंजर्स के सीरीज़ भी मेरे को अच्छे लगते हैं। मुझे ज़्यादातर दो टाइप की मूवीज़ ज़्यादा पसंद है, या तो फ्रिक्शनल बेस्ड जो साइंस बेस्ड है, या मुझे आर्मी बेस्ड मूवी, क्योंकि मेरा बचपन से मन था मुझे आर्मी में जाने का, तो मुझे आर्मी बेस्ड मूवीज़ ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो बचपन में जब था तो बॉर्डर बहुत अच्छी लगती थी, अभी के हिसाब से तो बहुत सारी मूवीज़ हैं। तो इस हाँ जी, तो हमने मूवी की तो बात कर ली, आपके फेवरेट बॉलीवुड में एक्टर और एक्ट्रेसेस कौन है? एक्टर्स में तो बहुत लोग हैं। अब अभी करंट में अगर देखे जाए तो मैं वैसे ओवरऑल पर्सनालिटी वाइज तो मैं कार्तिक आर्यन को बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन एक्टिंग वाइज भी देखे जाए तो फिर बहुत अब हो गया। राजकुमार राव भी बहुत अच्छा करते हैं, तो मुझे नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी बहुत अच्छे लगते हैं। त्रिपाठी जी फेवरेट है क्योंकि अपने साइड से हैं, तो डिफरेंट हो गया। और ओवरऑल देखा जाए जो एक कॉम्बो पैक जिसको बोलते हैं, तो अक्षय कुमार भी मुझे अच्छा लगता है। सर, अगला क्वेश्चन है कि आपका घर का नाम क्या, आपका पेट नेम क्या, घर पे आपको किस नाम से बुलाते हैं? नहीं, मेरा एक ही नाम है, संदीप ही बोलते हैं जो है। और तो वैसे कोई संदीप ही बोला जाता है। घर पे मेरे दादा लोग थे तो मेरे को टोनू सोनू ऐसे कुछ बोलते थे, लेकिन अभी तो संदीप ही बोलते। सर, और एक आखिरी क्वेश्चन कि अगर आपको एक दिन के लिए एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया जाए तो आप क्या करना चाहेंगे उस एक दिन में? वैसे तो मैं पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहूँगा, जो है एजुकेशन मिनिस्टर नहीं है, मतलब अगर कभी मेरे से सजेशन भी लिया जाए तो मैं 2-3 चीज़ों पे तो मेरा व्यूज़ रहते हैं कि इस पर करना चाहिए। ये कंट्रोवर्शियल हो सकता है, लेकिन मेरा ये है कि जितने भी आपके स्कूल से लेकर जहाँ भी जो छोटे छोटे स्कूल्स हैं, जो गांव के स्कूल्स हैं, जो मैं अपने इंस्टीट्यूट में भी करता हूँ, जो टीचर्स हैं उनको मतलब मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा, इससे ना रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पढ़ के जाओ पढ़ाने के लिए। अगर आप डेली एक रूटीन, क्योंकि कोई टीचर बिना पढ़े तो पढ़ा नहीं सकता। मैं भी अभी पढ़ता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कहीं कहीं लैक रहती है, वो लोग अपने लाइफ में इतना बिजी हो जाते होंगे, खासतौर पे गवर्नमेंट स्कूल टीचर या ऐसा, मतलब इसको मतलब बोला ना कि इसको कंट्रोवर्शियल वे में ना, लेकिन मेरा ऐसा एक रिक्वेस्ट है, अगर ऐसा हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो गाँव में कि आप एक बार पढ़ के जाओ, अच्छे नोट्स बना के जाओ। और क्योंकि एक टीचर अगर चाह लेगा ना तो वो कुछ भी पढ़ा सकता है। हाँ, तो अगर आप टीचर हैं तो आप बस पढ़ के थोड़ा अच्छे तरीके से जाएं और स्कूल में पढ़ाएं, तो एक गवर्नमेंट स्कूल का भी जो एक टीचर है ना, वो भी IIT निकलवा सकता है, ये मेरा मानना है। तो वो एक चीज़ें जो चेंज आनी चाहिए। अगर गवर्नमेंट इस पर थोड़ा से कुछ ऐसे पॉलिसीज, ऐसी चीज़ें बनाए कि हर स्कूल में एक मॉनिटरिंग हो कि आपका प्रीवियस होमवर्क्स क्या रहे हैं या किस तरीके से आप पढ़ के आते हैं। जो कहते नहीं, बहुत लोग हैं स्कूल ऐसे कि बुक खोल के बस पढ़ाना शुरू कर, लिखवाना, तो वो नहीं। एक जो टीचर होता है, जैसे कि पढ़ाने का एक तरीका है, सिखाने का तरीका, वो चीज़ें ग्राउंड लेवल पे होनी चाहिए अगर, और वो यहाँ से किया जा सकता है, तो ये एक चीज़ें होनी चाहिए। सर, इसके साथ रैपिड क्वेश्चन को ख़त्म करते हैं हम, वापस आते हैं हमारी बातचीत पे। और सर, मैं 2-3 बार कह चुका हूँ ये बात कि आप एक टीचर हैं, साथ ही साथ आप एक इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर भी हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या डिफरेंस है आपके एक टीचर होने में, और जब आप एक इंस्टीट्यूट को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो क्या डिफरेंस है एक टीचर और एक डायरेक्टर के बीच में? देखिए, वैसे तो बताएं तो बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ है, हाँ, लेकिन मुझे
मतलब अगर मेरे से बोला जाए कि एक चॉइस क्या लेना है तो मैं तो बोलूँगा मुझे टीचर रहने दो, तो बहुत अच्छा। डायरेक्टर वर्ड गलत है हमारे लिए, क्योंकि हम डायरेक्टर जैसा तो काम करते नहीं है, बस एक मैनेजमेंट है जो कि हम सबको एक ग्रुप को एक लेकर चलते हैं साथ में। लेकिन ये बहुत डिफ़िकल्ट है जो है इसकी कोचिंग इंस्टीट्यूट को मैनेज करना, क्योंकि मैं टीचर हूँ और रहा हूँ, तो मैं हमेशा ये ट्राई करता हूँ कि जो जो चीज़ें मैंने फेस की है वो चीज़ें हमारे जो फैकल्टीज मेंबर्स हैं वो ना फेस करें, उसके अकॉर्डिंगली मैं हर चीज़ों को करने का ट्राई करता हूँ। लेकिन चैलेंजिंग बहुत ज़्यादा होता है, और ख़ास तौर पे जब आप सिर्फ टीचर थे तो आपको था कि एक क्लास मिली है, इस क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब आप डायरेक्टर हो तो आपके पास एक नीचे से लेकर ऊपर तक करने वाले जितने भी लोग वहाँ काम कर रहे हैं सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाए। तो वहाँ पे कोई आप डिसीजन लेते हो ना, तो डिसीजन आप जब ले रहे हो तो प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है कि ये सही होगा कि नहीं। क्योंकि पहले क्या था, मैं अपने ऊपर बहुत मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस मुझे रहता है, मतलब कोई अगर काम मैं कर रहा हूँ तो मैं रिस्क ले लेता हूँ अगर वो मेरे ऊपर डिपेंड कर रहा है। मतलब अगर मुझे लगा कि ये पहाड़ गिरने वाला है और मुझे पता है कि गिरना जिसको जरूरी है, रोका जा सकता है या तो गिरे, तो मैं रोकने का ट्राई करूंगा, तो मैं अपने ऊपर ले लूंगा। हाँ, तो बस ये तो मेरा अपना है कि मैं रिस्क तो ले सकता हूँ। लेकिन जब मुझे पता है कि ये अब रिस्क सिर्फ मेरा नहीं रह गया, तब चीज़ें बहुत बदल जाती हैं। तो वो फेज़ अभी आ गया है कि अब अगर हम डायरेक्टर वाले फेज़ से देखा जाए तो जो डिसीजंस होते हैं वो पूरे इंस्टीट्यूट का होता है। इंस्टीट्यूट भी फैमिली बहुत बड़ी है, तो उनके अकॉर्डिंगली, तो इसलिए मैं कभी कभी बहुत स्ट्रिक्ट भी डिसीजंस लिया हूँ। वो इसलिए आने वाले समय में भी ले सकता हूँ। वो उसका रीज़न बस ये रहता है क्योंकि उसके पीछे अगर जो लोग काम कर रहे हैं, जो भी लोग जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनकी फैमिली टिकी हुई है, उनके रिसोर्सेस हैं, जो अगर उनके एक महीने की जो हो सकता है कि उनकी जो सैलरी है इसी पे डिपेंड कर रही सारी चीज़ें। तो अगर इंस्टीट्यूट पे कोई भी आ जाती है, इंस्टीट्यूट पे कोई चीज़ें प्रॉब्लम आती है, तो आई थिंक उनकी फैमिली पे जा रही है। तो ये बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। तो ये डायरेक्टरशिप मेरे ख्याल से ज़्यादा टफ है एज़ कम्पेयर टू टीचिंग करना। तो ये, और मेरे लिए इशू ये बनता है कि मैं टीचिंग कभी नहीं छोड़ सकता हूँ। तो मैं लगभग अभी भी मैं 8 से 9 घंटे डेली क्लास लेता हूँ। मतलब 9 घंटे कम से कम मैं पढ़ाता हूँ। मतलब डेली मेरी 5, 6 क्लास, 7 क्लास रहती है। तो उसके साथ ये काम करना तो टफ होता है, तो इसलिए मैं ओवर टाइम करता हूँ रात को, या अलग से घर पे बैठ के जो डिज़ाइन, और लोग हैं नीचे जो वो लोग पार्ट में काम कर लेते हैं। और नीचे के जो कह सकते हैं जो हमारे रिसेप्शन से लेकर ऊपर तक में जितने लोग हैं वो सब कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, तो वो लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेते हैं, तो थोड़ा ईजी भी हो जाता है। प्रेशर भरा तो लाइफ है थोड़ा। तो सर मेरा अगला क्वेश्चन एक डायरेक्टर और एक टीचर दोनों के लिए है कि आप टीचर हैं तो आप ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं कि एक अच्छे टीचर की क्वालिटीज़ क्या होती है। देखिए, अच्छे टीचर की क्वालिटीज़ तो यार देखो, टीचर तो को बोलते हैं कि पढ़ाना ही चाहिए अच्छे से, हाँ वो तो होना चाहिए। लेकिन अभी के एरा में थोड़ा सा मुझे फ़र्क लगता है कि अभी के एरा में मेरा पर्टिकुलर एक्सपीरियंस जो है मैं बताऊँ कि मुझे लगता है कि टीचर, जैसे मैं बचपन में जो सुनता था कि वहाँ पे कश्मीर में यहाँ पे आतंकवादी हमला हो गया, तो हमला होता था तो उसमें बोलते थे कि जो आदमी है वो भी मर गया जो हमला करने। तो हम जैसे पढ़ते थे उसके बाद में बोलते नहीं, उसको ब्रेन वॉश करके भेजा गया था। तो ये ब्रेन वॉश का वर्ड का मीनिंग नहीं समझ पाता था कि अरे ऐसा कौन सा ब्रेन वॉश है कि आदमी जान दे देता है। तो ये एक बहुत खतरनाक चीज़ें थी जो मेरी लाइफ में, कि मैंने इसको कभी नहीं। लेकिन जब से मैं टीचिंग करना शुरू किया ना, तो मैंने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया कि ब्रेन वॉश होता किसको बोलते हैं। तो एक बच्चा है जो आपके पास 5 घंटे पढ़ता है, 5 से 6 घंटे अगर आप IIT या नीट के इंस्टीट्यूट के टीचर हो तो आप 4-5 घंटे उस बच्चे, और अगर वो रेगुलर आपसे डाउट पूछा तो 6-7 घंटे आपके साथ है। अगर आप सोचो डेली आप किसी एक पर्सन के पास डेली 7 घंटे जा रहे हो, तो आई थिंक वो सब ज़्यादा अगर किसी की बात मान रहा है तो आपकी बात है। तो मेरे को लग रहा है कि टीचर के पास एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप कभी भी बच्चे को मिसगाइड मत करो। और ये चीज़ें देखने को मिल रही है मुझे अभी के जगह पे, और मैं ट्राई करता हूँ कि मैं अपने बच्चों को मेरे इंस्टीट्यूट में मैं खुद बोल देता हूँ, जो कि गलत है, कि बोलता हूँ कि अगर कभी आपको कोई भी टीचर या मैं भी कभी ऐसा लगे कोई चीज़ थोप रहा हूँ या कोई चीज़ें मिसगाइड कर रहा हूँ, तो आप मेरे साथ डिस्कस करो, ऐसी चीज़ हो रही। तो मैं हमेशा हर टीचर से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये बच्चे, टीनेज के बच्चे, इनको कहीं से भी आप मिसगाइड मत, मतलब पर्सनली मिसगाइड मत करो। अगर गलती से हो जा रहा है या कोई चीज़ हो गई वो अलग बात है, आप अपने से मत करो, क्योंकि एक टीचर है ना, वो बच्चे का कैरियर को कहीं से कहीं भी पहुंचा सकता है। और इस टाइप की जो जर्नी तो सबसे खतरनाक जर्नी होगी ना आपकी, क्योंकि आप अगर उसके साथ 7 घंटे हो तो आप कुछ भी करवा सकते हो। तो मुझे लग रहा है कि टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी बढ़ गई है।
पढ़ाने के अलावा भी जो है अभी कह रहा हूँ। सर वैसे तो आपसे बात करने अगर हम रुके ना तो शायद शाम हो जाएगी और कंटिन्यू ये बातचीत चलती रहेगी, पर फिलहाल अभी के लिए एक आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हमने आपकी लाइफ से जान लिया आचार्य कैसे इस्टेब्लिश हुआ ये भी जान लिया, पर मैं जानना चाहूँगा कि आप आचार्य इंस्टीट्यूट के फ्यूचर को लेके क्या सोचते हैं? देखिए मैं पहले बोला ना कि मैं बहुत ज़्यादा प्लानिंग तो नहीं करता हूँ, रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली मैं चीज़ों को ऐड ऑन करता हूँ। अभी का रिक्वायरमेंट तो पहली बात है कि जैसे अभी बिलासपुर में आचार्य के 3 सेंटर हैं, तो हमारा ये पहला है कि हम इन तीनों सेंटर पर जो अगर कमियां भी मुझे फेस करने को मिल रही हो या टीचर्स की क्वालिटी से लेकर हर चीज़ों, पहले तो मैं उसको फुलफिल कर लूँ जितना हो पाए। हम कर भी रहे हैं, कंटिन्यूअस ऐड ऑन कर रहे हैं, चाहे वो फैकल्टीज़ हों चाहे वो सिस्टम को हो, वो भी कर रहे हैं। आने वाले समय जो है मेरा, जैसे मैं खुद ये काम करता हूँ कि मेरे यहाँ कम से कम आचार्य में 100 बच्चों के आसपास हैं जो कि लगभग फ्री में पढ़ते हैं या बहुत मिनिमल कॉस्ट पे पढ़ते हैं। ये मेरा अपना पर्सनल है, क्योंकि मैंने बताया कि मैं उस फैमिली से बिलोंग करता हूँ जहाँ मैंने देखा है कि पैसे की वजह से कोई बच्चा ना पढ़े ये नहीं हो सकता। तो मैं ये चीज़ें करता हूँ, लगभग हर साल मैं 100 बच्चों के आसपास अडॉप्ट करता हूँ, जो कि मतलब आपको मैं बताऊँ कि यहाँ जो दिहाड़ी मजदूर के बच्चे हैं उनके बच्चे भी हमारे यहाँ कम से कम 20-25 होंगे, कम से कम नहीं तो 10 से 15 बच्चे तो ऐसे होंगे जिनका मैं हॉस्टल की फीस भी देता हूँ। बस मेरे साथ ये है कि मेरे ग्रैंडफादर ने मेरे को बहुत पहले सिखा दिया कि दान वो करो कि पता ना चले। तो मेरा ये कहना है कि मैं गरीबी नहीं बेचता हूँ, तो मैं कभी उनको प्लेटफॉर्म पर लाके ये नहीं बताऊंगा कि नहीं बेटा आप ये करते थे तो आपको कैसा फील हो रहा है जब है। तो देखो यार, आपको लगता होगा कि वो इंस्पिरेशनल स्टोरी है, लेकिन वो जो टीनेज के बच्चे होते हैं उनको देखा करो कि वो मोबाइल अगर एक पास ज़्यादा है कम है तो उससे उनको इन्फिनिटी फील होती है। आप किसी बच्चे के बैकग्राउंड को अगर ओपनली अगर बोल दे रहे हो तो मुझे ऐसा लगता है किसी बच्चे के लिए अच्छा हो सकता होगा, लेकिन वो फिर एक तरह कटाक्ष जैसा हो जाता है। वो हमेशा दिमाग में रखता है कि उसको लगेगा उसको, और जो उसको फ्रेंड्स होंगे वो भी उसी तरीके से देखेंगे, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको क्या पता है कि ये कितनी बड़ी बात है कि वो गरीब है, वही उनको नहीं पता होता, लेकिन वो भी देखेंगे अच्छा इसके पास पैसे नहीं है या ऐसा। तो कभी अगर गलती से वो लोग बोल दिए तो गलत। तो मैं इन सब चीज़ से बचना चाहता हूँ, इसलिए मैं कभी भी किसी भी बच्चे को, इतने बच्चे हैं आप हर साल कभी भी आचार्य में पता कर सकते हैं। इस साल जो सिलेक्शंस हुए उसमें भी मैं आपको बता रहा हूँ, जो हम लोगों ने काउंट किया था 21 स्टूडेंट्स हैं जो इसी स्कीम के थ्रू हैं जिनको सिलेक्शन हुआ है। 1-2 पेरेंट्स तो मतलब आके ओपनली बोल दिए और वो तो मतलब रोने तक लगे थे कि सर हम तो सोचे भी नहीं थे कि हमारा बच्चा ऐसे कॉलेज में भी जा सकता है। तो वो भी कंडीशंस रहे हैं। तो हम ज़्यादातर ट्राई ये करते हैं कि जो बच्चे जिस लेवल पे डिजर्व करते हैं, चाहे उनको पैसे से हेल्प लगे या एजुकेशन से हेल्प लगे, वो हम करते रहें। तो इसके लिए आने वाले समय में मैं ट्राई करूँगा कि इसको कितना बड़ा कर पाऊँ। और छत्तीसगढ़ में या आचार्य कहीं भी ओपन होता है तो एक पॉलिसी रहेगी उसकी कि लो कॉस्ट पे हम लोग ऑफलाइन में जो है अच्छा एजुकेशन देने का ट्राई करेंगे। मैं ऑनलाइन हमारा हाइब्रिड मोड स्टार्ट है, जो आने वाले समय में और तरीके से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन और ऑफलाइन में फ़र्क तो होता है। तो ऑफलाइन में हम मिनिमम कितने कॉस्ट पर हम वही क्वालिटी मेंटेन करें जिससे ये जो है स्टेट टॉपर या टॉप 20 या टॉप 100 या फर्स्ट रैंक दी जा सके। क्योंकि बच्चों को लगता है कि जब फर्स्ट रैंक के लिए वही एक्स इंस्टीट्यूट है उसी में जाना पड़ेगा, इतना पैसा देना पड़ेगा, तभी नहीं, हम वही क्वालिटी क्योंकि दे सकते हैं। रीज़न उसका लोग पूछते हैं कि कैसे ऐसा हो सकता है कि कॉस्ट लेना ही पड़ेगा, तो कॉस्ट हम दे ही रहे हैं, ऐसा नहीं कहो, हम ऐसा भी नहीं कर रहे हम फ्री में पढ़ा रहे हैं। हम मिनिमम कॉस्ट की बात करें। और मिनिमम कॉस्ट को कैसा करेंगे, बहुत क्लियर है कि मैं बताया ना कि मेरे को बड़ा आदमी पैसे से नहीं बनना है, काम से बनना है। तो काम से बनना है तो अगर हमको पता है कि हमारे अपने प्रॉफिट मार्जिन को कम कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली हो सकता है। तो मैंने पहले से सोच के रखा है कि आचार्य इंस्टीट्यूट इसलिए नहीं है कि नहीं कि इसमें हमेशा जो है कि हमको 50% या 60% प्रॉफिट बचाना ही है। हम उसको 20% 30% से भी काम चला लेंगे, कि मेरी फैमिली का कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। वो पहले भी वही रहते थे, अभी भी वही है। हमको ने मेरे पापा को कोई ऐसा है कि नहीं कि उनको बहुत ज़्यादा लग्जरी लाइफ जीनी है ना, मुझे तो थोड़ा भी नहीं पसंद है उतनी कोई खास की बहुत ज़्यादा कोई लग्जरी लाइफ है। जो जैसा डिमांड के अकॉर्डिंगली रहता है वैसा कर लिया जाता है। तो मैं अगर उस पैसे को यहीं पे यूटिलाइज कर लूँ तो आई थिंक वो सही जगह जा रहा है और ये किया जा सकता है। जो मुझे पहले नहीं पता था लेकिन मैं रन कर रहा हूँ, मुझे पता है। तो आने वाले आपको 1-2 साल में ये चीज़ें और सिस्टमैटिक दिखेंगी जो है, जिससे वो हर बच्चे तक मैं पहुँच पाऊँ। जो अभी आप बात कर रहे थे गाँव के बच्चों का, और मैं अभी पहुँच रहा हूँ। मैंने ऐसे मेरे पास बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, सर लोग हैं जो कि अलग अलग स्कूल चला रहे हैं जहाँ पे ऐसे गांव के बच्चे पढ़ते हैं और वो लोग रिकमेंड करते हैं कि मैं उनको बोल के आया हूँ तो रिकमेंड करते हैं कि आपको या ये बच्चा मैं भेज रहा हूँ, इसके पास पैसे नहीं, आप इसको पढ़ा दीजिएगा। और मैं आराम से पढ़ाता हूँ, बहुत खुशी मिलती है यार। उनके चेहरे पर जो सेटिस्फैक्शन है ना, वो दुनिया का कोई भी लाइफ नहीं दे सकता जो उनके चेहरे पर दिखता है। तो वो बेस्ट है, वही करते रहो।
थैंक यू सो मच सर, आपने इतने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए टाइम निकाला और वी होप कि दोबारा आपसे बात करने का ऐसा ही मौका मिले। एंड आई नो कि जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं वो फिर से जाएंगे कि आपसे और भी चीज़ें सीखने को मिले, जिसके लिए उनको करना कुछ नहीं है, करना सिर्फ इतना है कि नीचे उनके रेड कलर का एक सब्सक्रिप्शन का बटन है, वो दबा देना और बेल आइकन को ऑन करना है। उससे जितनी भी अपडेट्स हैं और जितने भी वीडियोज़ हैं वो सारी उनके पास पहुँच जाएगी। तो जल्दी से जल्दी मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं सर नेक्स्ट सेशन।